नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास यानी सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं। तो बढ़ते हैं अपना आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है कि दिए गए भार के लिए परिणामितर पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर्स की दक्षता से संबंधित ये प्रश्न है। तो पहली चीज तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना होगा। तो क्वेश्चन को आप समझेंगे तो ध्यान देंगे आप लोग कि पहली बात तो ट्रांसफॉर्मर की यदि अपन दक्षता की बात करें, अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, और डिस्ट्रीब्यूशन को अपन कौन सा कहते हैं भाई, वितरक कहते हैं, वितरक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बताइए। तो लगभग अपन वितरक ट्रांसफॉर्मर की जो अधिकतम दक्षता वो लगभग कितनी मानते हैं अपन, 50% मानते हैं। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि शक्ति परिणामितर, पावर ट्रांसफॉर्मर, शक्ति परिणामितर की क्या बताइए आप लोग, दक्षता बताइए। तो उसकी लगभग कितनी परसेंट मानते हैं अपन, 98% मानते हैं। अब यदि आप लोगों से कह दिया जाए कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बताइए, तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी परसेंट होती है भाई, 100% होती है। अब देखो ये बोल रहा है कि वाणिज्यिक और पूर्ण दिवस दक्षता में अंतर बताइए। अब पूर्ण दिवस दक्षता से आपको समझना है कि पूर्ण दिवस दक्षता का मतलब होता है कि वह ट्रांसफॉर्मर आपका कितने घंटे काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा। अब 24 घंटे में मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं और ये रात के 12 हैं और वापस से आपके 12 बज गए, 24 घंटे हो गए। इसमें आपका कई समय ऐसा भी आएगा कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर अपने बिल्कुल भी लोड है वो नहीं लगा रखे हैं। अब बिना लोड लगाए हुए भी ट्रांसफॉर्मर में हानियां होती हैं और उनको आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ट्रांसफॉर्मर पे नो लोड पर होने वाली हानियों को अपन क्या कहते हैं भाई, आयरन लॉस। कौन से लॉस कहते हैं, उन्हें आयरन लॉस कहते हैं। अब आप लोगों ने लोड नहीं लगा रखा है और फिर भी आपकी हानियां हो रही है, तो दक्षता का मान क्या मिलेगा आप लोगों को, कम मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि पूर्ण दिवस दक्षता है वो सदैव ही वाणिज्यिक दक्षता, कॉमर्शियल इफिशियंसी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। तो आप चुनाव कर लीजिए। तो मैं बोलूंगा पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसे ध्यान देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन आपका, सर्पण वल्ले प्रेरणी मोटर होती है। अब देखो सर्पण वल्ले है, तो पहले तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी होगी कि अपन सर्पण वल्ले किसको बोलते हैं। सर्पण वल्ले बोला जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को। किसको बोलते हैं मेरे भाई, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बोला जाता है। अब देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सर्पी वल्ले प्रेरण मोटर ये बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, उस मोटर का अपने को क्या मिलता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क अपने को मिलता है। अब देखो हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों मिलता है, क्योंकि जो रोटर के ऊपर भी अपन क्या करते हैं, 3 फेज स्टार वाइंडिंग ही बनाते हैं और स्लिप रिंग और ब्रश की सहायता से अपन क्या करते हैं, बाहरी प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, बाहरी प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, जिससे अपने को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क है वो क्या मिलता है भाई, ज्यादा मिलता है। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए अपन बोलेंगे कि कौन सा गुण है, निम्न शक्ति गुणांक भी नहीं होता उसमें और लो टॉर्क भी नहीं होता है, हाई एफिशिएंसी भी नहीं होती है। अपन कहेंगे उच्च परिवर्तन बल्ला गुण, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई परिवर्तन का मतलब होता है स्टार्टिंग बल्ला गुण। तो ये क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का गुण होता है। उच्च दक्षता क्यों नहीं होती है भाई, अब देखो उच्च दक्षता इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने बाहर स्लिप रिंग भी लगा रखी है, ब्रशेज भी लगा रखी है और आपने रोटर रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, जिससे मोटर का मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उनमें लॉसेज का मान भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। इस कारण से अपन ये कहेंगे कि उस मोटर की दक्षता भी क्या होती है आपकी, कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तर, इसको अपन बोलेंगे अल्टरनेटर, की मदद से ठंडा किया जाता है। तो देखो अल्टरनेटर में टरबाइन को ठंडा करने के लिए अपन कौन सी गैस को काम में लेते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस को काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस की सहायता से कूलिंग कार्य किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ भाई, आगे आपका आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी बोले तो अर्थिंग प्लेट जस्तेदार इस्पात पदार्थ की होती है। जस्तेदार पदार्थ को अपन बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन के नाम से जानते हैं। तो नट और बोल्ट के होने चाहिए। तो देखो नट और बोल्ट है वो भी अपन किसके लेते हैं भाई? जस्तीकृत स्ताप के लेते हैं, जीआई के लेते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस का मान समान बना रहे हैं और उनकी कंटिन्यूटी है, जुड़ाव है वो आपका अच्छी तरीके से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अब देखो ये बोल रहा है कि मान लीजिए दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखो भाई, आपकी जो कॉइल होती है, कॉइल की आपकी दो साइड होती है। एक तो आपकी एक्टिव साइड, कौन सी साइड भाई? एक्टिव साइड। और दूसरी आपकी इनएक्टिव साइड, एक्टिव साइड। एक्टिव साइड कौन सी को कहते हैं? जिसमें ईएमएफ का मान उत्पन्न होता है और वह स्लॉट के अंदर होती है। और इनएक्टिव साइड कौन सी होती है? जो आपकी स्लॉट के बाहर होती है, कोयलों के कनेक्शन मतलब जुड़ी हुई रहती है, सप्लाई पहुंचाने का काम करती है और उसके अंदर ईएमएफ आपका जनरेट नहीं होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दो पोलों पर स्थित कोयल के बीच की दूरी को अपन किसके नाम से जानते हैं भाई? कुंडली अंतराल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? कुंडली अंतराल के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग कोयल स्पान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोयल स्पान भी कहते हैं। और इसी को वाइंडिंग पिच के नाम से भी जाना जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं भाई? वाइंडिंग पिच के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दो ध्रुवों पर एक्टिव साइड कोयल के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं भाई? कुंडली अंतराल कहते हैं, जिसे वाइंडिंग पिच के नाम से भी जानते हैं। और इसे किसके नाम से दर्शाया जाता है? किससे दर्शाया जाता है? इसे वाई से दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो देखो यूपीएस प्रणाली में उपयोग बैटरियां होती है। तो देखो यूपीएस का पहली बात तो आप लोगों को पूरा नाम पता होना चाहिए। तो देखो नाम क्या होगा? यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अबाधित शक्ति आपूर्ति। अब देखो अबाधित शक्ति आपूर्ति में कह रहा है कि कौन सी बैटरियों को काम में लिए जाते हैं? तो देखो निकल कैडमियम बैटरियां हैं वो काम में ली जाती है। अब देखो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि जो निकल कैडमियम है वो आपका प्राथमिक सेल है या फिर आपका द्वितीयक सेल है? तो मेरे भाई निकल कैडमियम है वो आपका द्वितीयक सेल है। कौन सा सेल है भाई? आपका द्वितीयक सेल है। अब देखो निकल कैडमियम की जो धनात्मक प्लेट होती है वो तो किसकी बनी होती है भाई? निकल की। और जो आपकी ऋणात्मक प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है भाई? कैडमियम की। बाकी की सभी व्यवस्थाएं कौन से सेल की होती है भाई? इसकी निकल आयरन सेल की। कौन से सेल से संबंधित होता है ये? निकल आयरन सेल से संबंधित होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और उसमें मुख्यतः कौन सी बैटरी को? द्वितीयक जो सेल होते हैं निकल कैडमियम सेल है उनको काम में लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तांबे के परमाणु क्रमांक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देखो भाई तांबा का जो कॉपर है उसका प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है भाई? आपका Cu होता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी पाई जाती है? 29। और प्रोटॉन भी कितना होगा उसमें? 29 होगा। और तांबा क्या आपकी भाई चालक धातु है। कौन सी धातु भी आपकी? चालक धातु होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, आगे देखिए 3 माइक्रो, ये ई नहीं है, ये माइक्रो फेरेड है। यहां पर क्या भी 3 माइक्रो फेरेड और 6 माइक्रो फेरेड धारिता के दो संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, तो इनकी कुल धारिता क्या होगी? आपको बताया कि जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो धारिता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। तो 3 प्लस 6 बराबर 9 माइक्रो फेरेड। अब ध्यान देंगे यहां तो आपको जो ऑप्शन है यूनिट सेम ही दी गई है। कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आ गया और उसने लिख दिया 9 फेरेड, तो 9 फेरेड आंसर उसका गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा उसका? 9 माइक्रो फेरेड ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर बना होता है। तो दिष्ट धारा जो मशीन का आर्मेचर बना होता है वो भाई आपका लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का डीसी मशीनों का आर्मेचर है वो बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण? तो देखो, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, वो आपका कौन से पदार्थों का भाई? लोह चुंबकीय पदार्थों, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जिनकी चुंबकशीलता म्यू है वो इकाई से बहुत ज्यादा होती है। 1 से लेकर अपन उनकी चुंबकशीलता का मान हो 10 की पावर 3 तक मानते हैं। तो निकल आपका किस प्रकार का भाई? लोह चुंबकीय, जिन्हें अपन कौन सा इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, परिणामित ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां होती हैं। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विद्युत रूप से संबंध और चुंबकीय रूप से संबंध, 2 मिनट में इस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। अब देखो, ट्रांसफार्मर है, ये तो मान लीजिए आपकी भाई ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, ठीक है भाई, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, आकृति रेक्टेंगुलर के समान है, इसलिए इसे अपन क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर वाइंडिंग बनाता हूं। ये मान लीजिए आपकी वाइंडिंग है और ये मान लीजिए आपकी दूसरी वाइंडिंग है। अब जनरली आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो आपका जवाब होता है भाई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन ये जवाब नहीं देना है, आप लोग कहेंगे कि एक तो लो वोल्टेज होती है और एक कौन सी होती है भाई? आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी बनाना तो अपने हाथ में होता है। जिस वाइंडिंग को आप लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हो, जिस वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हो वो तो कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी। और जिस वाइंडिंग को आप किससे कनेक्ट करते हो? लोड से, वो वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी। तो मेरे भाई, आपको ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो आपको ये जवाब ज्यादा समझ कर देना चाहिए कि एक तो लो वोल्टेज होगी और एक हाई वोल्टेज होगी। यदि मैं इसको सप्लाई दे दूंगा तो ये प्राइमरी हो जाएगी और इधर मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा तो ये सेकेंडरी हो जाएगी। तो जिस वाइंडिंग को स्रोत से जोड़ा जाता है वह प्राइमरी और जिसको लोड से जोड़ा जाता है वह सेकेंडरी। अब प्रश्न में कह रहा है, अब देखो मैं यहां सप्लाई देता हूं तो ये दोनों आपकी किसी स्विच या किसी वायर के द्वारा तो आपकी जुड़ी हुई नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल रूप से, विद्युत रूप से तो कोई आपका संबंध नहीं होगा। ये दोनों वाइंडिंग आपकी चुंबकीय रूप से एक दूसरे के रूप में गुंथित होती है, क्योंकि जैसे अपन सप्लाई देंगे तो कुंडली में क्या बनेगा? प्रत्यावर्ती फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स इस कोर में से जाकर द्वितीय वाइंडिंग के चालकों को काट देगा और इसमें क्या पैदा हो जाएगा? आपका ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली रूप से तो आपकी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, उनमें कोई संबंध नहीं होता, लेकिन चुंबकीय रूप से क्या होती है? वो गुंथित होती है। तो आपका ऑप्शन है वो तीसरा क्या हो जाएगा भाई? आपका सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत रूप से तो विभक्त मतलब अलग और चुंबकीय रूप से क्या रहेगी? वो संबंधित रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, 100 केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाती है भाई? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर। और केवीए कौन सी शक्ति की इकाई है भाई? आभासी शक्ति की। कौन सी शक्ति की है भाई? आभासी शक्ति की, जिसे अपन कौन सी पावर कहते हैं? अपरेंट पावर। और उसको दर्शाते किससे भाई? अपन क्यू से दर्शाते हैं। और 1100 वोल्टेज और 400 वोल्टेज है, तो ट्रांसफार्मर कौन सा है? ये स्टेप डाउन। पहली वाइंडिंग को 1100 वोल्टेज दिया जा रहा है तो मिल कितने रहे अपने को? 400 वोल्टेज मिल रहे हैं। एकल फेज परिणामित्र की द्वितीय कुंडली में N2 100 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? तो सीधा साफ प्रश्न है, आप लोगों को यह पता है कि N2 बटा N1 बराबर E2 बटा क्या होता है भाई? E1 होता है। अब देखो, आपको यह चीज है वो बताई गई है कि N2 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है भाई? 100। N1 क्या करना है? ज्ञात। द्वितीय वोल्टता कितनी है? 400 और पहली वोल्टता कितनी है भाई? 1100। तो मैं N1 बराबर क्या लिख सकता हूं भाई? मैं N1 बराबर लिख सकता हूं 100 गुणा 1100 बटे 400।
दो जीरो से दो जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी। 100 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा भाई? 25 बार। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो n1 लगभग 25 एकम 25 5, तो लगभग आपका कितना आएगा भाई? ये 275। कितना जाएगा भाई आपका? 275। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 और 25 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 275। तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या मेरे भाई कितनी होगी? 275। तभी तो अपने को 400 वोल्टेज जो 275 होंगी, तभी तो अपने को ज्यादा वोल्टेज प्राइमरी मिल रहे हैं। जिसमें 100 है उसमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 400 ही मिल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, 3 चरण से जुड़े शुद्ध प्रतिरोधक मतलब प्योर रेजिस्टिव लोड है। कौन सा लोड है भाई? प्योर रेजिस्टिव लोड है। 3 चरण यानी कि 3 फेज सिस्टम है। जो लोड कौन सा आपका? प्योर रेजिस्टिव है। सर्किट में शक्ति किसके द्वारा ज्ञात करी जाती है? अब यदि ये इंडक्टिव लोड होता तो पावर ज्ञात करने का सूत्र होता √3 VL IL कोस फाई। अब मेरे भाई रेजिस्टिव लोड में क्या होता है? कोस फाई क्या होता है आपका? R/Z, और उसमें क्या होता है भाई? R बराबर Z होता है। तो आप ये दोनों बराबर है तो कोस फाई का मान कितना आएगा आपका? 1 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मान आ जाता है। तो यहां पर पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? √3 VL IL। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? √3 VL IL 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिव के प्योर रेजिस्टिव है, उसमें इंडक्टिव लोड नहीं लगाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, कोई दिक्कत को नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, प्रतिरोधकता की इकाई बताइए। अब देखो प्रतिरोधकता है, पहली बात तो प्रतिरोधकता को अपन किससे दर्शाते हैं भाई? रो से दर्शाते हैं। और इसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध के भी नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसकी इकाई क्या होगी भाई? इसकी इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है भाई? ओम मीटर। और सीजीएस पद्धति में ओम सेंटीमीटर। और देखो रो बराबर आर बराबर क्या लिखते हो आप? रो L/A। तो रो बराबर क्या होगा भाई आपका? R/A/L। तो प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई? ओम मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ओम मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी परिपथ में धारिता प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं भाई? अक्ष सी से दर्शाया जाता है, के बीच का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखो अक्ष सी बराबर मैं लिखूंगा 2πfc। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। और मैं बोलूंगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, संधारित्र प्रतिघात है, वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आवर्ती का मान बढ़ाओगे तो ये मान आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और इसका भी मात्रक वो क्या लिया जाता है मेरे भाई? ओम लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखो आपका मान लीजिए कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है और क्यूरी तापमान के बाद यदि इसके टेम्परेचर का मान और बढ़ जाता है तो यह पदार्थ अपने लोह चुंबकीय गुणों में क्या कर लेता है? कमी कर लेता है। अपने चुंबकीय गुणों में कमी कर लेता है। तो इसमें चुंबकीय गुणों में आपकी कमी होगी। तो लोह था, लोह के बाद में वो कौन सा पदार्थ बन जाएगा आपका? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। बढ़ते तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? अनुचुंबकीय। मतलब क्यूरी तापमान वह बिंदु है जहां से तापमान का मान बढ़ेगा तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ तो अपने गुणों में क्या कर लेगा? कमी कर लेगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थों से कौन सा बन जाएगा? वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भी, लैंप की दक्षता व्यक्त किया जाता है। तो लैंप की दक्षता व्यक्त की जाती है भाई आपकी ल्यूमेन प्रति वाट। छोटा सा मात्रक है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ भी, दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल कम अभिवाह है, मतलब एक डीसी मोटर है और प्रति पोल अभिवाह का मतलब आपका क्या हो गया भाई, आपका फ्लक्स हो गया, मतलब फ्लक्स का मान क्या हो गया आपका, कम हो गया। मोटर की गति से संबंधित, मोटर की गति किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं होगी, गति बढ़ती है गति घटती है। तो ध्यान देंगे आप लोग, डीसी मोटर की घूर्णन गति बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती है और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि फ्लक्स का मान आप कम करोगे तो मोटर की घूर्णन गति का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब फ्लक्स का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड इंक्रीज करेगी, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर, मोटर की गति है वो बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब दो कला फेज आपूर्ति दो कला स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। तो देखो ये कह रहा है कि एक स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है भाई, स्टेटर वाइंडिंग को क्या करता हूं मैं, टू फेज की सप्लाई दे देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, टू फेज की सप्लाई दे रहा हूं। और रोटर पे भी क्या, भी टू फेज की वाइंडिंग आपने बना रखी है। तो देखो टू फेज की सप्लाई होने के कारण जो आपका वायु अंतराल है, एयर गैप है, उसके अंदर प्रत्यावर्ती फ्लक्स बनेगा, वायु अंतराल बनेगा, और उस वायु अंतराल में जो फ्लक्स बनेगा वो क्या करेगा, आपका घूर्णनमान होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक प्रकार का फ्लक्स होगा। तो अपन कहेंगे कि वायु अंतराल के अंदर एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस फ्लक्स को रोटर के चालक क्या करेंगे, कट कर देंगे और उनके अंदर आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की द्वारा परिपथ प्रतिबाधा की कोटि होती है। अब देखो जो मॉसफेट होता है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसकी प्रतिबाधा ज्यादा होती है और वो लगभग 10 की पावर 9 ओम से भी क्या ली जाती है, आपकी ज्यादा ली जाती है। तो आज के 20 क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छी तरीके से इन्हें देखिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।